जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज हमारा जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर भारत के भूआकृतिक प्रदेश स्टार्ट करेंगे हम। बाईसीटी 1 लाख की जो फैक्टों की बुक्स हम पढ़ रहे हैं उसका ये तीसरा चैप्टर है, जो कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अन्य एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत के भूआकृतिक प्रदेश। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की भारतीय भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम, अंतर्जात और बहिर्जात, इन दोनों बलों के कारण ही प्लेटों में क्या होता है, हलचल होती है, जिसके कारण हमें नए नए जो भौतिक लक्षण हैं पृथ्वी पर वो देखने को मिलते हैं। इन्हीं भौतिक लक्षणों पर पृथ्वी का विभाजन किया गया है प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। भारत में यदि हम देखें तो भारत का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसके 11% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, 18% भाग पर पहाड़ी है, 20% भाग पर पठार हैं और जो 43% क्षेत्र है उस पर मैदान है। ये डाटा भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर पर्वत हैं, 11, कुल कितने क्षेत्रफल पर पहाड़ी हैं तो 18% और पठार 20% और शेष मैदानी भाग 43% भाग पर है। भू आकृति, देखो, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है? 6 भू आकृतिक प्रदेशों में। इन 6 भू आकृतिक प्रदेशों में उत्तर तथा उत्तर पर्वतीय माला है, उत्तर भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। इन 6 भागों में भारतीय भू आकृति को बांटा गया है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? तो यूरेशियन प्लेट जो कि अंगारा लैंड में है और भारतीय प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड में स्थित है, इन दोनों के टकराने से हुआ है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहता है कि तैतीस सागर में जमे हुए मलबे में दबाव और तैतीस सागर के अवसादों में बलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ है। आप सभी को पता है, कल बताया था भी कि पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पेंजिया 2 भागों में विभाजित होकर एक उत्तर की ओर अंगारा लैंड और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड महाद्वीप में बट गया। और इन्हीं दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सागर था जिसका नाम है तैतीस सागर। और कहा जाता है कि तैतीस सागर में मलबा के जमा होने से और इस तैतीस सागर के में बलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहता है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो टर्शियरी काल में हुआ। ये याद रखना कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो टर्शियरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के रूप में हम देखें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में वैसे हिमालय का ये जो विभाजन है, नदियों के आधार पे जो विभाजन हिमालय का किया गया है वो सिडनी बुरार्ड ने किया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? तो सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है, इसको भी याद रखना। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, नेपाल काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो नंदा देवी है। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो गंगोत्री भी कुमायूं हिमालय में ही है। फूलों की घाटी भी कुमायूं हिमालय में ही है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा वाला भाग है वो नेपाल हिमालय में।
ठीक है, हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हमें दिखती हैं वो नेपाल हिमालय में ही है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल हिमालय में ही है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसको याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने की है? तो सिडनी बुराड़ ने की है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ कैसी हैं? तो सतत वाहिनी। हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वे सब सतत वाहिनी है, सदा उनमें जल प्रवाह बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको बर्फ़ की जो पूर्ति होती है वो बर्फ़ मतलब जल की जो पूर्ति होती है नदियों में वो बर्फ़ से हो जाती है, इस वजह से वो सतत वाहिनियाँ हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, जैसे मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म मुक्त हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में हमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिल जाते हैं। तो वो जीवाश्म मुक्त कौन सी है? तो मुख्य हिमालय की परत, और जिसमें जीवाश्म मिलते हैं वो लघु हिमालय। भाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिमालय का वर्तमान जो स्वरूप है वो हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। आगे देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सबसे ज़्यादा जो भौगोलिक प्रभाव पड़ता वो किस पर पड़ता? तो देखो, अगर हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। हमें साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी लहरें हैं उनको हम महसूस कर पाते, क्योंकि अभी साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय से टकराकर वापस लौट जाती हैं। सिंध गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता, उस पर जलोढ़ मिट्टी नहीं होती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से कुछ अलग ही होता। ये सब कंडीशन हमें हिमालय नहीं होने पर दिखाई देती। अब हिमालय को 4 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक हम हिमालय में ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, एक बृहद हिमालय पढ़ते हैं, और एक मध्य हिमालय पढ़ते हैं। लघु हिमालय हम इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लघु हिमालय पढ़ते हैं और शिवालिक श्रेणियाँ पढ़ते हैं। इन 4 भागों में बांटकर हम हिमालय को पढ़ते हैं, ट्रांस, बृहद, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। तो देखो, तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है ये ट्रांस हिमालय, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है उसको जो मुख्य जो हिमालय है उसका पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये तिब्बत के पठार से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय कहते हैं। सबसे प्राचीन है ये। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम 3 पर्वत श्रेणियों को पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। मैप में हम देखते हैं कि कौन कौन सी 3 पर्वत श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। काराकोरम आती है सबसे ऊपर, फिर लद्दाख होती है, फिर जास्कर आती है। इन तीनों पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है ट्रांस हिमालय में। काराकोरम को, लद्दाख को, जास्कर को और कैलाश को भी शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, तो आप ये मैप में भी देख सकते हैं ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय में हम क्या देखते हैं? देखो, पामीर की ग्रंथि संसार की छत कहते हैं। हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी विस्तार है वो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, और पूर्वी विस्तार इसकी कुनलुन श्रेणी है। ठीक है, पश्चिमी विस्तार कौन सी है? हिंदुकुश, और पूर्वी विस्तार कौन सी है? तो कुनलुन श्रेणी है। इसको ध्यान रखना है, पूर्वी कुनलुन और पश्चिमी हिंदुकुश। सबसे जो काराकोरम श्रेणी सबसे पहले सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। काराकोरम श्रेणी पे ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है। जो नंगा पर्वत है वो नंगा पर्वत कौन सी श्रेणी पर है? तो ये लद्दाख श्रेणी पर है, K2 के बाद है। ठीक है, उसके बाद में जास्कर श्रेणी, और यहीं पर हमें बारालाचा दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये देखने को मिलते हैं दर्रे। ठीक है, और ये कैलाश श्रेणी है, और ये सिपकीला दर्रा है। तो ये हिमालय का चित्र है।
और सिंधु नदी इनके बीच से होकर गुजरती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके फैक्टों को। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी इस पर स्थित है, ट्रांस हिमालय पर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी। या फिर पूछ सकते हैं वो किस पर स्थित है, किस हिमालय का भाग है, तो वो ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़? काराकोरम को। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार क्या है? तो पामीर घाट तक है। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कैलाश श्रेणी तक है। देखो, काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार पामीर की घाट तक है और पूर्वी विस्तार हम देखेंगे कैलाश श्रेणी तक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। और ट्रांस हिमालय की किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी गुजरती है? जास्कर और लद्दाख। ठीक है, ये अभी हम देख रहे थे कि सिंधु नदी होकर गुजरती है जास्कर और लद्दाख के बीच में। अक्साई चीन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ये क्वेश्चन अगर किसी ने अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो इनके गलत होने के काफ़ी चांसेस हैं, इनको याद रखना ध्यान से। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी और जास्कर की नंगा पर्वत। भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? भुंजी गार्ज, जो कि लद्दाख श्रेणी में है, 5200 मीटर। सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? भुंजी गार्ज है। कहाँ पर है और ये भुंजी गार्ज? लद्दाख में। काराकोरम श्रेणी का उपनाम क्या है? कृष्णागिरी पर्वत। आपसे पूछे कि कृष्णागिरी पर्वत कौन सा है, तो कृष्णागिरी पर्वत कौन सा है? काराकोरम श्रेणी को ही हम कृष्णागिरी पर्वत कहते हैं। पामीर की घाट कहाँ पर है? तो ट्रांस हिमालय तिब्बत में पामीर की घाट स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि बृहद हिमालय पे बर्फ़ जमी हुई है। महान हिमालय का विस्तार हम देखते हैं सिंधु नदी से लेके नामचा बर्रा पर्वत तक। सिंधु नदी से नामचा बर्रा जो पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में है ये पर्वत, जहाँ तक महान हिमालय का विस्तार है। महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय से किस संरचना से अलग होता है? तो महान और लघु हिमालय दोनों मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। देखो, इंडस सांगपो सचर जोन से कौन अलग होता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, या जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जा रहा है, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? महान हिमालय में। हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंचे शिखर हम पढ़ेंगे, सबसे ऊंची इसकी चोटियाँ पढ़ेंगे, वो सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? बृहद हिमालय में ही देखने को मिलेगी। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है? तो असममित है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद और दक्षिण में तीव्र होने के कारण, इसका तीव्र होने का प्रमुख कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल। बृहद हिमालय से काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा है। इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ बोला जाता है, सिंधु को, ब्रह्मपुत्र को और अलकनंदा को। अब हम देखते हैं हिमालय में पाई जाने वाली सबसे ऊंची जो इसकी शिखर हैं या इसकी चोटियाँ हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी देखो लगभग पाँच तो आपको याद ही रखना पड़ेगा क्रम से। फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, सेकंड पर गॉडविन ऑस्टिन है, भारत में है, जो कि कंचनजंगा है 8,598 नेपाल में। उसके बाद मखालू आ जाएगी 8,481, धौलागिरी आ जाएगी 8,172 नेपाल में, नंगा पर्वत 8,126 भारत, अन्नपूर्णा 8,078 नेपाल में, नंदा देवी भारत में 7,817, नामचा बरवा 7,756 है, केदारनाथ 6,900
45 है। आपको 5 का नाम तो क्रम से याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि निम्न में से हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर हैं उनको आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें माउंट एवरेस्ट को हम देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है 8,848। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? आपको पता है गॉडविन ऑस्टिन आएगा, क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है 8,611 मीटर, वो गॉडविन ऑस्टिन है। माउंट एवरेस्ट के बाद वही सबसे ऊंची है। उसके बाद हम देखेंगे तो कंचनजंगा आएगी, जो कि सिक्किम में है भारत में, 8,598। और यदि हम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा ही है। कंचनजंगा के बाद आता है मकालू। मकालू नेपाल में है, मकालू चोटी, जो कि 8,481 है। आप ऊंचाई भला सभी की याद ना रखें, लेकिन इनके क्रम ये ज़रूर याद रखना है। माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद मकालू। देखो आप मेरे साथ क्रम से बोलते चलिए, आपको यहीं याद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? गॉडविन ऑस्टिन। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कंचनजंगा। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? मकालू। अब पांचवा और है जो हमें याद करना है, धौलागिरी। पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी। तो एक बार और देखिए, पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर गॉडविन ऑस्टिन, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, चौथे नंबर पर आपकी हो जाएगी मकालू, और पाँचवें नंबर पे धौलागिरी। इस तरह से आपको ये याद रखना है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटियों में सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि आपसे पूछ लेंगे कि 4 चोटियां दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से बताओ कि सबसे पूर्व में कौन सी है या सबसे पश्चिम में कौन सी है। या फिर आपसे ऐसा भी कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसे चोटी शिखर का समूह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पूर्व में कौन सी चोटी है और सबसे पश्चिम में कौन सी चोटी है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है बृहद हिमालय। उसके बाद हम देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो देखो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय। सबसे दक्षिण में जो बृहद हिमालय है उसके दक्षिण में हम देखते हैं तो हमें दिखता है लघु या मध्य हिमालय। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है पीर पंजाल। सबसे लंबी, देखो जो लघु हिमालय है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। इसमें हम 3 से 4 पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ते हैं मेन तो, और भी इसमें बहुत सारी हो सकती हैं छोटी छोटी, लेकिन हम इसमें 3-4 मोस्ट ही पढ़ते हैं। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें मानी जाती है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल को याद रखना। सबसे लघु हिमालय की जो सबसे लंबी है वो पीर पंजाल है। और हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ी है। अटल टनल जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है लगभग, ये किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो ये पूर्वी जो पीर पंजाल श्रृंखला है उसमें आ जाती है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स में एक बार पूछा भी जा चुका है कि करेवा कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी में। करेवा कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी में। या आपसे पूछ सकते हैं कि कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना कौन सी है, जैसे इसमें पूछा गया है, तो करेवा है। ठीक है, तो दोनों तरह से हमें इसको याद रखना है। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। लघु हिमालय कहाँ पर है? तो ये शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में हमको मिलेगा लघु हिमालय। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो कश्मीर घाटी बृहद और पीर पंजाल के मध्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको ध्यान रखना है हमें कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में हमें कश्मीर घाटी मिलेगी। तो कश्मीर घाटी बृहद और पीर पंजाल के मध्य में मिलेगी।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2 से 3 एग्ज़ामों में मैं देख चुकी हूँ, ठीक है, और भी कई एग्ज़ामों में आया होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है, वो 2 पर्वत श्रेणियाँ बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट है लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्वी श्रेणियों का विभाजन। पश्चिम से पूर्वी श्रेणियों का विभाजन याद रखना, कब कहाँ से कौन सी दिशा से है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि ये जमाने के लिए भी पूछ सकते हैं आपसे कि लघु हिमालय की श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाओ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाओ, तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पश्चिम में हम देखते हैं पीर पंजाल, फिर आता है धौलाधार, फिर मसूरी, फिर महाभारत श्रेणी। सबसे पश्चिम में है पीर पंजाल और पूर्व में है महाभारत। पूर्व से पश्चिम पूछें या पश्चिम से पूर्व पूछें, दोनों याद रखना है। देखो सिंपल है, सबसे पहले पीर पंजाल है पश्चिम में कश्मीर में, धौलाधार उत्तराखंड साइड आ जाती है, मसूरी भी आपका उत्तराखंड में आ जाता है, और महाभारत श्रेणी नेपाल में आ जाती है, ठीक है। याद रखना, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड और महाभारत नेपाल में। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, धौलाधार। पीर पंजाल के दक्षिण में कौन सा है, धौलाधार। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर हैं, पीर पंजाल श्रेणी पर है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जियोग्राफी में। और ये जो टॉपिक है ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जियोग्राफी में सबसे पहले यूनिटों में, जियोग्राफी की जो यूनिट है प्रीलिम्स में, उसमें सबसे पहले ये टॉपिक लिखा है कि भारत की झील, पठार, इनको कवर करना है ना। तो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे दोनों हैं, वो किस पर्वत श्रेणी के बीच में हैं, तो ये हमें पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही मिलेंगे। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी में है, तो धौलाधार श्रेणी में। देखो धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ही है शिमला भी, तो शिमला भी किस पर्वत श्रेणी पर होगा, हिमाचल प्रदेश में ही होगा। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो देखो कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। दोनों हमें याद रखना है कि कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं। उसके बाद है भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल, जो कि जहाँ पे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, ये सभी पर्यटन स्थल हैं। ये कहाँ पर हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब कहाँ पर हैं, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में हमें ये जो पर्यटन स्थल हैं वो देखने को मिलते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। नेक्स्ट है काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में है, मध्य और महान हिमालय के बीच में है। तो देखिए काठमांडू घाटी कहाँ पर है, मध्य और महान के बीच में। काठमांडू घाटी मध्य और महान हिमालय के बीच में है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, ये सब हमें बृहद और लघु के बीच में ही मिलती हैं। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवालिक या भाई हिमालय को। तो देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम कहते हैं शिवालिक, सबसे दक्षिण में जो है, नवीनतम श्रेणी है। किस भाग में सबसे गहन अपर्दन हुआ है, तो शिवालिक उपांत में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपर्दन हुआ है, तो शिवालिक उपांत में। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कम देखने को मिलती है, 900 से 1200 है। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है अवसादों का निक्षेपण और उनमें बलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं।
तो देखो शिवालिक का जो निचला भाग है वो तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? तराई। देखो तराई इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, शिवालिक हिमालय में पहुंचती हैं। तो क्योंकि शिवालिक हिमालय मैदानी क्षेत्र वाला हिस्सा भी आ गया है इसमें, तो जब ये यहाँ पे पहुंचती हैं तो इसका पानी जो है नदी का वो चारों ओर फैल जाता है, तो एक तराई टाइप से हो जाती है। इसलिए इसके जो निचले भाग है शिवालिक का उसको तराई बोला जाता है। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। देखो अभी तक हमने इसके बीच में कई फॉल्टों को पढ़ा है, जैसे कि सबसे पहले हमने इंडस सांगपो सचर जोन को पढ़ा था, किसके बीच में था? ट्रांस और ब्रज के बीच में था। उसके बाद दक्षिणी तिब्बत विलगन प्रणाली है। फिर है मेंस सेंट्रल थ्रस्ट। मेंस जो सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा था वो हमने वृहद और लघु के बीच में पढ़ा था। फिर उसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट है जो लघु और शिवालिक के बीच में है। उसके बाद ये हम देख रहे हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जो कि शिवालिक और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बीच में हमें देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं जिनको धुन और द्वार कहते हैं। धुन और द्वार घाटियाँ कहाँ पर मिलती हैं? हमें शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में देखने को मिलती हैं। उसके बाद है उत्तर पूर्वी हिमालय। हिमालय का जो पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजातियाँ किस प्रकार की खेती करती हैं? ये जनजातियाँ जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वो झूम और स्थानांतरित जो खेती है वो करती हैं। झूम और स्थानांतरित खेती क्या होती है? जिसमें एक जगह पर खेती करके फिर उस जंगल को जला के दूसरी जगह पर कृषि की जाती है, मतलब भूमि को बार बार बदल दिया जाता है, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? असम में हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं। ये आप मैप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का, जिसमें आप देख सकते हैं ये एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों हैं मेघालय में। जलेपला दर्रा है, ये बुमला दर्रा है, डापला श्रेणी है, दिहांग नदी है, लोहित नदी, पटकोई-बोम, नागा श्रेणी, मिजो पहाड़ी, ये सब इसमें हमें देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का ये मैप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो हम हिमालय को पूरा कवर ही कर लेते हैं, फिर हमारा कल प्रायद्वीपीय भारत बचेगा। उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ और हम देख लेते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इन पाँच, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई, बुम और मिलालो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम। नागा पहाड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नागालैंड उसी में है। मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम, त्रिपुरा। देखो जिन पहाड़ियों के नाम उनके क्षेत्र या राज्य के नाम पर ही हैं, तो उनको हमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हमें याद हो जाएंगी। मेन जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है बरेल श्रेणी। असम, नागालैंड और मणिपुर, ये थोड़ा डिफरेंट है, असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि बरेल श्रेणी कहाँ पर है, तो नागालैंड, असम और मणिपुर में है, इसको ध्यान रखना है हमें। उसके बाद आता है मिकिर पहाड़ी असम, और गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, ये पता ही है आपको, गारो खासो जयंतिया। उसके बाद है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में कैसा है, तो कम है। पूर्वी हिमालय में जो पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे दिखते हैं पश्चिम हिमालय की अपेक्षा। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, 76 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति काराकोरम श्रेणी पर है। हिमालय में और भी हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर होता है, बर्फ़ के पर्वत, जिसमें काराकोरम श्रेणी में हमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। रिमो ग्लेशियर, पुनमहा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ससाईमी, हिस्पार, बियापो, ये सभी जो ग्लेशियर हैं वो हमें काराकोरम श्रेणी में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी ग्लेशियर हैं, जैसे बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खुर्दापिन, ये सब भी काराकोरम, बाथुरा भी काराकोरम में ही है। बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खुर्दोपिन और बाथुरा।
रूपल ग्लेशियर पूछें तो ये बृहद हिमालय में है। जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में। सोना पानी पूछ सकते हैं कश्मीर में। गंगोत्री मिलाम ये उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में। 12 सिगरी और छोटा सिगरी याद रखना हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमने हिमालय को कवर कर लिया है। कल हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ करेंगे। कोशिश करेंगे कल हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप में से एक भी कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाता है चैनल को तो सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आप बिल्कुल मानते हैं कि ये फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।